इसका लेक्चर नंबर 10। कल मैंने जो है वो लीनियर ऑपरेटर्स और मैट्रिसेस के साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया था। आज जो है वो हमने पॉली मैट्रिसेस जो हैं उनको स्टडी करके देखना है। ठीक है, ये पॉली मैट्रिसेस जो हैं ये भी क्वांटम इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, क्योंकि चूँकि मैट्रिक्स अलजबरा या मैट्रिसेस अलजबरा इस्तेमाल होना है तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होगा। ये बल्कि मेरा ख्याल है हमने क्वांटम 2 में या क्वांटम 1 में कहीं ड्राइव किए हैं, ये क्वांटम 2 में ये ड्राइव किए थे। तो ये बड़े यूज़फुल मैट्रिसेस हैं और इनको हम मोस्टली जो है इनको यूज़ करते हैं और इनको हम पॉली मैट्रिसेस का नाम देते हैं। ये 2x2 मैट्रिसेस होते हैं। 4 एक्सट्रीमली यूज़फुल मैट्रिसेस, ये 4 हमारे पास जो है यूज़फुल मैट्रिसेस हैं। We shall often use them and they are known as polymatrices। ठीक है, और इनको हम पॉली मैट्रिसेस का नाम जो है वो देते हैं। और ये क्या होते हैं? ये 2x2, दे आर 2x2 मैट्रिसेस, दे आर 2x2 मैट्रिसेस, और ये 2x2 मैट्रिसेस होते हैं। अब इनको डिफरेंट नोटेशंस के साथ शो किया जाता है। तो जो नोटेशंस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो किसी जगह पर हम सिग्मा को यूज़ कर लेते हैं, किसी पर जगह पर हम एक्स वाई जेड को यूज़ कर लेते हैं। मतलब डिफरेंट नोटेशंस जो हैं उनसे हम इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सिग्मा वाला नोटेशन जो है उसको ही यूज़ कर लेंगे। अब ये जो पॉली मैट्रिसेस हैं, the poly matrices are so important in quantum computation। ये क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के अंदर। तो फिर ये ज़रूरी है कि ये हमें इनको याद होना चाहिए, इनकी वैल्यूज़ जो है। मतलब है कि आपको रट्टा इनको लगा लेना है, इनकी वैल्यूज़ को। अब हम इनको बार बार कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये लिखता हूँ कि ये जो मैट्रिसेस हैं, पहला सिग्मा नॉट आई, दैट इज इक्वलेंट टू 1001। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं आप। फिर सिग्मा 1
सिग्मा एक्स एक्स, ये तीनों तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास होता है 0 1 1 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई वाई 0 माइनस अयोटा अयोटा 0। फिर सिग्मा 3 सिग्मा जेड जेड 1 0 0 माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये सारे पॉली मैट्रिसेस हैं, और ये पॉली मैट्रिसेस जो हैं ये बार बार क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, या क्वांटम कंप्यूटेशन जो है उसके अंदर यूज होते हैं। नो अब नेक्स्ट जो हमने एक और चीज स्टडी करनी है वो हमने करना है इनर प्रोडक्ट। मैंने शायद शुरू के अंदर जब वो टेबल बनाया था तो उसके अंदर इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट, इनका जिक्र किया था। तो ये भी टूल्स हैं इसको समझने के लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज स्टडी करेंगे वो हम करेंगे इनर प्रोडक्ट्स को। इनर प्रोडक्ट्स, अब जो इनर प्रोडक्ट है ये एक फंक्शन है विच टेक्स एज इनपुट टू वेक्टर्स v एंड w फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस। यानी कि आप वेक्टर स्पेस से दो वेक्टर्स जो हैं उनकी इनपुट लेते हैं, कोई v और w वेक्टर उनको कह लेते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर एज आउटपुट। यानी कि जब आप दो वेक्टर्स की किसी वेक्टर स्पेस में से दो वेक्टर उठाते हैं और उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आउटपुट पे वो आपको क्या देता है, कम्प्लेक्स नंबर। आउटपुट पे उनको ज़रब देने के बाद आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाएगा। तो एन इनर प्रोडक्ट, एक इनर प्रोडक्ट जो है इज ए फंक्शन, वो एक फंक्शन है which takes as two input vectors v and w। जहां पर आप दो वेक्टर्स लेते हैं v और w फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस से, एंड प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स नंबर एट द आउटपुट। और ये एक कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाता है। तो अब अगर आपने इनर प्रोडक्ट लिखनी हो दो वेक्टर्स की तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स v and w can be written
एज, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप यूँ ब्रैकेट डालें, ये वी कामा और ये डब्ल्यू ये लिख दें इस तरह। अब ये जो नोटेशन है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिकल नोटेशन। ये आपने इस तरह कामों में इनर प्रोडक्ट जो है वो क्वांटम 1 के अंदर भी और क्वांटम 2 में पड़ी हुई है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड क्वांटम नोटेशन मैकेनिकल नोटेशन नहीं है। तो जो यूज़फुल है नोटेशन जो यूज़ की जाती है वो बेसिकली जो इनर प्रोडक्ट होता है उसको हम, जो ड्राक नोटेशन होती है, ठीक है। देखिए ये भी बेसिकली कैट्स ही हैं आपके पास, ठीक है, ये कैट्स ही हैं, लेकिन ड्राग नोटेशन के अंदर इन कैट्स को यूं लिखा जाता है, इन डिराग नोटेशन द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स v and w can be written as vw, ठीक है। ये आपने कई दफ़ा इस तरह करके क्वांटम के अंदर इसको लिखा है। जहाँ पर ये v और w ये वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर जो v का नोटेशन होता है, जो मैंने ये नोटेशन यूज़ किया, ये नोटेशन होता है, इसको कहते हैं ब्रास, और ये किस में यूज़ होता है? ड्यूअल स्पेस के अंदर, ड्यूअल हिल्बर्ट स्पेस के अंदर इस्तेमाल होता है। ये कैट होती है, ये सिर्फ किस में होती है? हिल्बर्ट स्पेस में। ये वाली जो है ये ड्यूअल हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। तो v and w are vectors in inner product space, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर्स हैं। एंड नोटेशन, और जो नोटेशन है आपके पास v, और ये जो नोटेशन v है is used in dual vector, is used for dual vector to the vector v। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो हमने ड्यूअल की बात की है यहाँ पर कि ये ड्यूअल है, ठीक है, तो ये ड्यूअल बेसिकली किस वजह से होता है? कम्प्लेक्स नंबर की वजह से, ठीक है ना। एक स्पेस तो होगी आपके पास रियल की, दूसरी स्पेस होगी आपके पास इमेजिनरी की। क्वांटम में हमेशा रियल और इमेजिनरी दोनों होती हैं, ठीक है। तो जो ड्यूअलिटी है इसके अंदर, जो दूसरा वेक्टर आ रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर की वजह से यहाँ पर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि द ड्यूअल इज ए लीनियर ऑपरेटर। ड्यूअल जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस
फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस V, जो कि आप ले रहे हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V से टू द कम्प्लेक्स नंबर C, टू द कम्प्लेक्स नंबर C। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर C की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड बाय, आप अगर इसको राइट डाउन करें तो V ब्रैकेट W और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू V W, और दिस इज इक्वल टू V W। ये सारी नोटेशंस इसी इनर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी इसकी ऑपरेटर की फॉर्म में हम यू इनर प्रोडक्ट। अब ये इनर प्रोडक्ट जो है, हमने तो इधर क्वांटम इंफॉर्मेशन में इसको किस फॉर्म में लेना है, मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो हमें तो फिर ये रो और कॉलम चाहिए फिर इसके अंदर जब इसको राइट डाउन करना है। तो जो ड्यूअल वेक्टर है आपके पास, वो ड्यूअल वेक्टर यानी कि जिसको ब्रा हम कह रहे हैं, वो ड्यूअल वेक्टर जो है वो रो है, और जो कैट वेक्टर है वो कॉलम है। यानी कि अगर आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में कहा जाए कि इसकी प्रोडक्ट लें, तो ये वेक्टर जो है इसकी रो बना लेंगे आप और इस वेक्टर का कॉलम बना लेंगे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या निकल आएगी, इनर प्रोडक्ट। वो आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है वो निकल आएगी। तो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ड्यूअल वेक्टर्स is just a row vectors। ये सिर्फ रो वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये जो इनर प्रोडक्ट है, इसके अंदर सपोज करें कि मैं एक फंक्शन लेता हूं, अ फंक्शन ये दो डॉट्स और ये कामा, ये एक फंक्शन है फ्रॉम V क्रॉस V इज एन इनर प्रोडक्ट। ये एक इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कोई ऐसा मैंने फंक्शन सपोज किया, इधर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट है और ये सेटिस्फाई करता है कुछ रिक्वायरमेंट्स को। इट सेटिस्फाइज रिक्वायरमेंट्स, और ये सेटिस्फाई करता है कुछ रिक्वायरमेंट्स को। उनमें पहले नंबर पर ये है कि जो ये फंक्शन है ये इज ए लीनियर, ये लीनियर है। और ये लीनियर किस तरह है, आप देखें कि V समेशन I लैम्डा I WI इज इक्वल टू लैम्डा I V कामा WI VI ब्रैकेट क्लोज।
इसको क्या दें, ये कोई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये इनर प्रोडक्ट जो है, जो v कामा w के दरमियान है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, अगर इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं इनको, तो इसके साथ फिर क्या आ जाएगा, स्टार, ये उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। जब ये पोजीशन जो है वो चेंज होगी तो इसको आप लिख लें w कामा v पूरे का स्टार, ये इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर v इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये v कामा v, ये चीज जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहां तो 0 से ऊपर है या 0 के बराबर है, विद इक्वालिटी ओनली इफ, इक्वालिटी से सिर्फ उस वक्त कि अगर v जो है वो 0 के बराबर है। अगर v 0 के बराबर है तो तब ही 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम एग्जांपल लें एक Cn की, फॉर एग्जांपल Cn, ये कोई कॉम्प्लेक्स स्पेस है, हैज एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, इसमें इनर प्रोडक्ट ले इस स्पेस, अब ये स्पेस जाहिर बात है कौन सी है, जिसमें कम्प्लेक्स भी आ रहा है, ड्यूअल के साथ स्पेस आ रही है। तो अब इसको मैं जरा मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट डाउन करता हूं, ठीक है। आप देखें कि मेरे पास जो है यहां पर एक वेक्टर आ रहा है y1 अप टू सो ऑन yn, ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है कामा z1 अप टू zn, इसको मैं लिखता हूं दैट इज इक्वल टू समेशन i yi स्टार, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट zi, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो yi स्टार है ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, और ये z ऑफ i है, तो ये z ऑफ i कॉलम बन जाएगा और ये जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये रो बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि y1 स्टार कामा yn स्टार और z1 अप टू zn, यार इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब इसमें आगे दो इसने एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं। एक इसने एक्सरसाइज 2.5 दी है कि वेरीफाई कि यही वाला जो फंक्शन है 2.5 के अंदर जस्ट डिफाइंड इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन Cn, ठीक है, तो वो यही वाला प्रोसेस आपने करना है उसके अंदर, इसको डिफाइन। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 है कि यही वाला फंक्शन जो है वो कह रहा है कि शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट इज ए कॉन्जुगेट लेयर इन द फर्स्ट आर्गूमेंट। जो पहला आर्गूमेंट आपने कौन सा था, ये वाला आर्गूमेंट, इसके अंदर ये आपने प्रूव करना है। अच्छा, अब जो ये
हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई हैं। एक हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली और एक हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली। ये दो इक्वेशन जो हैं हमारे पास आ गई। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसको यूं लिखूं कि समेशन आई लैम्डा आई डब्ल्यू आई कामा वी ब्रैकेट क्लोज समेशन आई। अब यहां से लैम्डा को अगर मैं बाहर निकाल लूं इसमें से इनर प्रोडक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्टार आई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा डब्ल्यू आई कामा वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो जब बाहर निकाला तो वो क्या बन गया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब ये सारी डिस्कशन जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं ये बेसिकली हम हिल्बर्ट स्पेस के अंदर करते हैं। तो जो फाइनाइट हमारे पास डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस होती हैं दे कम अप इन क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस जो है एग्जैक्टली द सेम थिंग एज इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कि जो हिल्बर्ट स्पेस है और इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो जब आप क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर या क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं तो वो एक ही चीज़ बन जाती है। यानी कि ये जितनी इक्वेशनें आपने लिखी हैं ये वाली, ठीक है, ये क्या है ये इनर प्रोडक्ट्स हैं और ये इनर प्रोडक्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट्स हैं और ये इनर प्रोडक्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं हिल्बर्ट स्पेस को। हिल्बर्ट स्पेस जो है वो एक एन डायमेंशनल स्पेस होती है जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं अलजबरा करने के लिए। ठीक है, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का अलजबरा करने के लिए। वैसे तो एन डायमेंशन तो आपको ऑब्जर्व नहीं होती किसी जगह पर भी, आप तो 3 की बात करते हैं, बमुश्किल 3 को हम ऑब्जर्व कर लें तो बड़ी बात। ठीक है, तो एन डायमेंशनल का मतलब ये है कि जो तो इनफाइनाइट है वो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो एन डायमेंशनल जो है उसको हम हिल्बर्ट स्पेस का नाम जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये जो टर्म्स हैं इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस, इस इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस को यहाँ पर हम इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस जो है ये बेसिकली क्या है एक ही चीज़ है जो क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पर टर्म जो इनर प्रोडक्ट की जगह जो यूज़ करेंगे वो किसकी करेंगे वो हिल्बर्ट स्पेस की करेंगे। तो जो इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस हैं ये सेटिस्फाई करती हैं एडिशनल टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस above and beyond the inner products या inner spaces which will not need to worry about। यानी कि उसके लिए हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एडिशनल आ जाती हैं अभी इनफाइनाइट तक कौन जाएगा और कौन जाकर वहाँ पर उनको कैलकुलेट करेगा। हम तो जो हमारे पास लिमिट है हम उस तक इसको स्टडी जो है वो करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि ये इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस के हैं, इसमें ये एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर्स हैं W एंड V, ये वेक्टर्स जो हैं W और V जो हैं और ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इफ इनर प्रोडक्ट इज 0, अगर इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है, यानी कि आप इनर प्रोडक्ट लें और 0 आंसर आ जाए, यानी कि V
W0 आ जाए तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो अब आप अगर हम यहां पर ये कहें फॉर एग्जांपल कि W जो है ये हमारे पास बराबर है 1 0 के, और V जो है ये बराबर है 0 1 के। तो ये ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट, आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट। ये ऑर्थोगोनल है इनर प्रोडक्ट के मुताबिक। जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। डिफाइंड बाय इक्वेशन 2, जो कि इक्वेशन 2 से आपने डिफाइन किया। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इनको लिखें मैट्रिसेस की फॉर्म में, एक को कॉलम मैट्रिक्स बना लें, एक को रो वेक्टर बना लें, बन जाएगा। इनको कर दें आपस में मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगी, इनर प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर आएगी, वो 0 के बराबर जो आएगी। इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वी डिफाइन द नॉर्म ऑफ वेक्टर, हम डिफाइन कर सकते हैं जो नॉर्म ऑफ वेक्टर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V इंटू V। तो अगर हमारे पास इसको कह दें, ये इक्वेशन नंबर 4 है, दैट इज ए इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हमारे पास a unit is a vector v, अगर यूनिट वेक्टर v है सच दैट, इस तरह कि इसका नॉर्म जो है ऐसे है कि इसका जो नॉर्म है, यानी कि v का नॉर्म जो है दैट इज इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये v 1 के बराबर है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि v नॉर्मलाइज्ड है। अगर 1 के बराबर वैल्यू आ जाए तो फिर वी कैन से कि v जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो वी आल्सो से दैट v इज नॉर्मलाइज्ड, कि v जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। if is equal to 1, तो यहाँ पर हम जब भी आपने नॉर्मलाइज करना होता है वेक्टर को, तो हम नॉर्मलाइजिंग करते हुए उस वेक्टर को उस वेक्टर के नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो वेक्टर होता है उसको उसकी नॉर्म, ये नॉर्मलाइजेशन, इससे आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन आ रही है तो जो है वेक्टर v, अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं इसकी नॉर्म से, ठीक है,
तो ये नॉर्मलाइजेशन को शो कर रहा है, इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वी। तो ये मेरे पास नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है वी की फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर वी, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर वी के लिए। तो अब अगर मैं इसको जरा जर्नलाइज कर दूं, इस चीज को आई और जे में कन्वर्ट कर दूं, इनको जनरलाइजेशन कर दूं, तो अ सेट आई ऑफ वेक्टर्स, ये एक सेट है पूरा, एक वेक्टर नहीं, अब पूरा सेट ऑफ वेक्टर्स है विद इंडेक्स आई। ये आई इंडेक्स के तौर पर आप यूज कर रहे हैं। इज ऑर्थोनॉर्मल, इज ऑर्थोनॉर्मल तो ये ऑर्थोनॉर्मल होगा इफ ईच वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अगर हर वेक्टर जो है वो ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब होता है, उसमें ऑर्थोगोनल भी आ रहा है और नॉर्मल भी आ रहा है। ऑर्थोगोनल मीन्स 0, नॉर्मल मीन्स 1, तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल। तो कहते हैं उस वक्त कहता है कि जब ये वेक्टर जो है, इसमें से हर वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर हो। तो और इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं एंड डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन द सेट आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, और जो डिस्टिंक्ट सेट है वो ऑर्थोगोनल हो, यानी कि कुछ उसमें से वो जीरो वैल्यू जो है वो दे रही हो। तो इसका मतलब है कि दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं आई जे डेल्टा आई जे, जहां पर आई और जे आपने कहां से चूज किए हैं, इंडेक्स सेट से। ठीक है, वेयर आई एंड जे आर यूज्ड फ्रॉम इंडेक्स सेट। तो ये तो डेल्टा फंक्शन आपको लगाना आता है। ठीक है, अब आप अगर कहें कि आई जे के बराबर है, तो आई डेल्टा आई जे 1, लेकिन अगर आई जे के बराबर नहीं है तो आई और जे विल बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। फिर कुछ और चीज़ें भी हैं, इसको पार्ट 1 के तौर पर रखें, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को इंक्रीज़ कर दूँ हिल्बर्ट स्पेस में, तो आप कोई भी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो वो फिर कल